नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह चौधरी स्वागत करता हूं इतिहास की इस क्लास में। साथियों, राजस्थान के इतिहास में आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में लगभग एक आध क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। एग्जाम के अलावा भी हम राजस्थानियों का अंग्रेजों के प्रति क्या गुस्सा रहा, किस प्रकार हमने उनका विरोध किया, किस प्रकार विद्रोह हुआ, इसकी जानकारी हमें एक राजस्थानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते भी रखनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था जो हमने शुरू किया। बाद में 1947 में देश आजाद हुआ, एक राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। लेकिन उस आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों के खिलाफ हमने पहला जो अपना विद्रोह किया वो 1857 में हुआ। और 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह, 1857 का समर, गदर, कई नामों से इसे जाना जाता है। अब 1857 की क्रांति को, क्योंकि एक बड़ा विषय है अपने आप में, इसलिए कई भागों में हम इसे देखेंगे। जैसे सबसे पहले कि इस क्रांति के क्या कारण थे, फिर इस क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी, कितने सैनिक थे, कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी, शासक कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो वो एक पृष्ठभूमि हम यहाँ तैयार करेंगे। उसके बाद क्रांति के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं, कहाँ कहाँ पर ये क्रांति लड़ी गई, किस किस ने नेतृत्व किया, कौन कौन से युद्ध लड़े गए, इनके बारे में यहाँ जानकारी लेंगे। फिर हालांकि ये क्रांति असफल रही तो इसके असफलता के कारण देखेंगे। असफल होने के बावजूद भी ये क्रांति अपने आप में एक महत्व रखती है, क्योंकि पहली बार हमने अंग्रेजों को जवाब दिया, तो वहाँ हमारे अंदर हमारे अधिकारों के लिए लड़ने की जो शुरुआत हमने की वो 1857 क्रांति से की। दूसरा कि यही वो समय था 1857 क्रांति का जब अंग्रेजों से लड़ने के लिए इस देश के हिंदू और मुस्लिम एकजुट होकर अंग्रेजों के सामने आए। तो ये इसके बेनिफिट्स। इसके बाद राजस्थान के जो शासक थे उन शासकों की क्या भूमिका रही, सामंतों की क्या भूमिका रही। उसके बाद तात्या टोपे जो राजस्थान में आए और भारत में जो 1857 क्रांति थी उसके एक बड़े नेतृत्व करता थे, ग्वालियर और झांसी में अंग्रेजों से युद्ध करके आए थे। तो तात्या टोपे जब राजस्थान आए तो किस किस ने उनका साथ दिया, कब राजस्थान आए, कहाँ कहाँ गए, उनके बारे में भी हम देखेंगे। और एक हम देखेंगे कि राजस्थान के अन्य जो लोग थे, चाहे वो अमरचंद भाटिया हो या कोई जो और डूंगर जी जवाहर जी हो, कोठरिया के रावत जोत सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो एक बड़ा विषय होने के कारण इसे कई टुकड़ों में हम विभाजित करेंगे। इसके कारणों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक चीज हम ये देखते हैं, तो थोड़ा हम अगर बैकग्राउंड इसका देखें तो हमारे सामने ये आता है कि 1600 में एक कंपनी बनती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत के साथ व्यापार करने के लिए ये कंपनी आती है। और 1757 में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में बंगाल के नवाब को हराकर बंगाल पर ही अपना अधिकार जमा लेती है। तो जो कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी उसने अब व्यापार छोड़कर कुछ ही समय बाद 1657 में, लगभग 150 सालों बाद, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत की एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित किया। उसके बाद एक और युद्ध लड़ा गया 1764 में, और युद्ध का नाम था द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। इसमें बंगाल तो हारा ही, साथ में अवध का नवाब और मुगल बादशाह, इन्होंने भी अपना सारा जो साम्राज्य था
वो अंग्रेजों के पास इनका साम्राज्य चला गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी, भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, काली मिर्ची खरीदने के लिए आए थे। 1757 में इन्होंने भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित किया, और बची खुशी जो कसर थी वो बक्सर के युद्ध में इन्होंने पूरी की। यहाँ केवल बंगाल का राजा, बंगाल का नवाब पराजित हो रहा है, जबकि यहाँ बंगाल के साथ साथ अवध और मुगल बादशाह भी अंग्रेजों से पराजित हुआ। और भारत के जो स्थानीय शासक थे, उन स्थानीय शासकों की छवि पर एक काला साया इस जगह मंडराया, यानी कि छवि इनकी धूमिल हो गई। इसके बाद 1765 में मुगल बादशाह और अवध के नवाब के साथ एक संधि होती है। उस संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि, और इस इलाहाबाद की संधि पर इन्होंने अपने समस्त अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिए, और अंग्रेजों के पेंशन भोगी होकर नाम मात्र की जिंदगी, नाम मात्र के नवाब के रूप में इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। अब ये जो युद्ध था, प्लासी का युद्ध, ये भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध था जो 1757 में लड़ा गया। अब 1757 के फिक्स 100 साल बाद ये क्रांति हुई, 1857 की क्रांति। इन 100 सालों में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का जो शोषण किया गया, भारतीयों के साथ जो व्यवहार अंग्रेजों का रहा, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, या हमारे प्रशासन में हस्तक्षेप हो, हमारी प्रथाओं के साथ छेड़छाड़ हो, ये सभी इस क्रांति के कारण है। यानी कि इस क्रांति के कारणों की अगर हम चर्चा करें तो इस क्रांति का कोई एक कारण नहीं है, ये लंबा मसला है। लगभग 100 सालों तक अंग्रेजों ने हमें परेशान किया, और उन 100 साल के जो कारण थे वो एक गुस्से का गुबार बनके हमारे दिलों में बैठा था, और 1857 में उस गुबार को हमने निकाला तो वो क्रांति के रूप में स्थापित हुआ। तो ये 100 सालों के बीच जो भी अंग्रेजों ने किया वो सब कारण है। अंग्रेजों ने गलत किया तो भी भारतीयों ने विरोध किया, और अंग्रेजों ने अगर सही किया तो भी भारतीयों ने विरोध किया। यानी कि इन 100 सालों में भारतीय पहचान चुके थे कि ये जो अंग्रेज व्यापारी थे ये अब हमारे नहीं हैं, इसलिए ये क्रांति हमें करनी पड़ी। अब क्रांति के कारणों की अगर मैं बात करूं तो कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ धार्मिक, कुछ राजनीतिक, कुछ सैनिक कारण, इन सब के बारे में हम देखते हैं। आर्थिक कारणों में अगर हम देखें तो राजस्व व्यवस्था सबसे बड़ा कारण। अंग्रेज यहां आए और नए नए प्रकार के लैंड रेवेन्यू सिस्टम वो लेकर आए, जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये कई प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं लेकर आए, जिनमें किसानों का शोषण हुआ, बहुत अधिक मात्रा में टैक्स वसूला गया। तो भारतीयों ने विद्रोह शुरू किया। भारतीय परेशान थे, अधिक भू राजस्व लिया गया, नई नई भू राजस्व टेक्निकें लेकर आए। इसके अलावा जो छोटे सामंत थे, सामंत वर्ग का शोषण यहां पर हो रहा। सामंत का मतलब राजा के अधिकारी जो टैक्स वसूल किया करते थे। अब अंग्रेजों ने टैक्स सिस्टम में सामंतों के वर्ग को हटा दिया, अंग्रेज अपने अधिकारियों को वहां लगा रहे हैं। इसलिए सामंत जो पुराने परंपरागत सामंत थे, जमींदार थे, उनका यहाँ शोषण हुआ और उन्होंने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। इसके अलावा एक कानून आया, सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून का मतलब यह है कि अगर कोई भी किसान, जो डेट अंग्रेजों के द्वारा तय की जाती थी, अगर उस डेट को कोई किसान अगर टैक्स नहीं दे पाता था, अपना लगान नहीं जमा करा पाता था, तो उसकी जमीन पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता था, उसकी जमीन को हड़प लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये कई आर्थिक कारण थे। और आर्थिक कारणों में अगर और हम देखें तो उस समय एक बड़ी समस्या बेरोजगारी भी थी। दूसरा, भारत के जो उद्योग धंधे थे या कुटीर उद्योग थे, ये उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे, क्योंकि अंग्रेज जो हैं यहां से कच्चा माल लेते थे और जितना पैसा कच्चा माल का बनता था वो पैसा भारतीयों को नहीं देते थे। उस कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ चूंकि औद्योगिकरण शुरू हो चुका था तो वहाँ
उसको मैन्युफैक्चर करते थे और उसी माल को वापस भारतीय बाजार में बेचने के लिए ले आते थे और दुगनी कीमतों पर बेचा जाता था और जबरदस्ती बेचा जाता था। तो जो चीज हमसे खरीदी उसका पैसा नहीं दिया और जो चीज हमारी चीज को थोड़ा परिष्कृत करके हमें बेच रहे हैं उसका बहुत ज्यादा पैसा हमें देना पड़ रहा है। और इस थ्योरी को लेकर दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया, वो अलग बात है। तो ये बेरोजगारी, उद्योग धंधे चौपट होना, बुरा जस व्यवस्था, अत्यधिक टैक्स लेना, सामंत वर्ग का पतन होना, सामंतों की नाराजगी, सूर्यास्त कानून, ये सभी जो है इस क्रांति के आर्थिक कारणों में हम देख सकते हैं। उसके बाद सामाजिक कारणों में अगर हम देखें तो अंग्रेजों के द्वारा, अच्छा सभी अंग्रेज खराब नहीं थे, कुछ अंग्रेज बेचारे भोले भी आए। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए नए नए कानून बनाए। जैसे विलियम बेंटिक सती प्रथा के लिए एक कानून बनाया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठगी प्रथा, बाल विवाह, अंतरजातीय विवाह, इनके लिए कई कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए और कई हद तक हमारी सोसाइटी के लिए ठीक भी थे। सती प्रथा तो किसी भी कंडीशन में ठीक नहीं थी, तो अंग्रेजों ने उसे बंद किया। लेकिन हमारा मानना यह था कि अंग्रेज होते कौन है, हमारे परंपरागत मान्यताओं में, हमारी प्रथाओं में इंटरफेयर करने वाले अंग्रेज होते कौन है। इसलिए हमने इन बातों का भी विरोध किया। इसके बाद अंग्रेजी श्रेष्ठ था, चूंकि अंग्रेज गोरे थे, हम उनकी अपेक्षा थोड़े काले थे, तो अंग्रेज ये समझते थे कि ईश्वर ने हमें तुम्हारा विकास करने के लिए भेजा है, अगर हम नहीं होते तो तुम वैसे ही आदिवासियों की तरह रहते, आदि मानवों की तरह रहते। तो ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है तुम्हारा भला करने की हमें, तो हमें हीन समझा जाता था और अंग्रेजों में श्रेष्ठता, यहां पर अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। तो यह भी जनता में एक विरोध था। कुछ धार्मिक कारण थे, तो धार्मिक कारणों में अगर देखें तो सबसे बड़ा कारण था कि अंग्रेज व्यापार करने और शासन करने के साथ साथ बड़े दर्जे पर ईसाईकरण की नीति भी अपनाते थे। भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई बना दिया जाता था, हिंदुओं को जबरदस्ती ईसाई बनाया जाता था और ऐसे कानून भी पारित किए गए कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करेगा उसे अपनी संपत्ति पर पैतृक अधिकार दिया जाएगा, अन्यथा पैतृक अधिकार उसको अपनी संपत्ति पर नहीं दिया जाएगा। कई प्रलोभन दिया करते थे, तो बड़े दर्जे पर धर्म परिवर्तन किया जाता था। यह भी एक 1857 क्रांति का कारण था। राजनीतिक कारण में अगर हम देखें तो 1818 में जो संधियां हुई, उन संधियों के प्रावधान हमारे लिए इतने घातक सिद्ध हुए कि हम अपना साम्राज्य, राजस्थान के राजा अपना साम्राज्य नहीं चला पाए, अपना राज्य प्रशासन नहीं चला पाए। राजा को किसी से युद्ध करना है तो अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ेगी, किसी से संधि करनी है तो अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि हमारी आंतरिक और बाह्य जो नीतियां थी, विदेश नीति और गृह नीति, ये अंग्रेजों के कंट्रोल में थी, हम संप्रभु नहीं रहे थे। प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप था। इन संधियों के तहत अंग्रेजों ने एजेंट टू गवर्नर जनरल और प्रत्येक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट बिठा दिए थे। इस वजह से प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप इन अंग्रेजों का रहा, यह भी एक कारण था। सैनिकों के भी कई कारण थे। और 1857 क्रांति अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये क्रांति शुरू हुई सैनिकों के द्वारा। ये सैनिकों की असंतुष्टि थी जिसने इस क्रांति का श्री गणेश किया। धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगा दी गई थी। हिंदू जो सैनिक थे वो तिलक नहीं लगा सकते थे और मुस्लिम सैनिक जो थे वो टोपी नहीं पहन सकते थे साहब। तो धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगाई तो सैनिकों में असंतोष था। इसके अलावा भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर नहीं भेजा जाता था। पदोन्नति जो होती थी, प्रमोशन जो होता था, तो वो अंग्रेजी सैनिकों का होता था या उनके जो कृपा पात्र होते थे, चाटुकारिता करने वाले, उनको बड़े पद पर भेजा जाता था। कम तनख्वाह दी जाती थी, मेहनत भारतीयों से ज्यादा करवाई जाती थी और तनख्वाह इनको कम दी जाती थी। प्रशिक्षण के लिए भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाता था साहब, यह भी एक कारण था
एक कानून आया जिसके तहत सभी भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग लेने के लिए यूरोप या अन्य देशों में भेजा जाएगा। भारतीय शास्त्रों में यह समझा जाता है कि समुद्र पार जाने पर धर्म नष्ट हो जाता है। और धर्म नष्ट क्यों होगा, धर्म भ्रष्ट क्यों होगा? यह एक साइंटिफिक बात यह है कि आप अगर इंग्लैंड वगैरह या यूरोप के किसी देश में जाएंगे तो वहां सर्दी बहुत ज्यादा है, वहां जीने के लिए आपको शराब भी पीनी पड़ेगी, आपको मांस भी खाना पड़ेगा। तो भारतीय सैनिकों का यह मानना था कि अगर समुद्र पार यात्रा पर ले जाया जाएगा तो वहां जीने के लिए हमें यह सब कुछ करना पड़ेगा और हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। यह सब इसके कारण थे। यानी कि मैंने आपको बताया और भी कई कारण थे, इन कारणों को गिना नहीं जा सकता। तो 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने अपने आप को राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। वहां से लेकर इस क्रांति तक, 1857 की क्रांति तक जो कुछ भी हुआ वो सब इसके कारण थे। सीधी भाषा में आपको मैं समझाऊं, किसी भी घटना से पहले की जो घटनाएं हैं वो सब कारण होती है, और किसी भी घटना के बाद की जितनी घटनाएं होती है वो सब परिणाम होती है। तो ये 1857 क्रांति के कई कारण हमने देखे, एक ब्रीफ डिस्कशन हमने लिया। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण मतलब कि 100 सालों से अंग्रेज अगर ऐसा कर रहे थे, गलत कर रहे थे, तो इन 100 सालों में ये क्रांति क्यों नहीं हुई? ये क्रांति 1857 में ही क्यों हुई? तो उसका रीजन था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, कि अब तक तो हम सहन कर रहे थे। चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग जो है ये अंग्रेजों ने करना शुरू किया, और इसी वजह से भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया, और यहीं से ये क्रांति शुरू होती है। चर्बी युक्त कारतूसों का मतलब यह है कि पहले एक राइफल चला करती थी जो भारतीय सैनिकों को दी जाती थी, नाम था उसका ब्राउन बेस राइफल। ब्राउन बेस राइफल इसको चला रहे थे भारतीय सैनिक, अब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने एक नया प्रयोग किया। क्रीमिया का युद्ध 1853 में लड़ा गया, और उस क्रीमिया के युद्ध में पहली बार अंग्रेजों ने एक नई राइफल का प्रयोग किया। उसका नाम था इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल। इस इनफील्ड राइफल में होता क्या था कि इस इनफील्ड राइफल में जो बारूद भरा जाता था, वो बारूद एक पैकेट में होता था, और उस पैकेट को अपने दांत से काटना पड़ता था, और उस पैकेट को चिपकाए रखने के लिए, उसकी पैकेटिंग करने के लिए उस पर जो चर्बी लगाई जाती थी, तो ये अफवाह फैली हुई थी कि वो जो चर्बी बनी हुई है चिपकाने के लिए वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। तो सूअर इस्लाम में हराम है और गाय हिंदुओं में माता मानी जाती है। तो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने उस पैकेट को फाड़ने से मना कर दिया, कि यानी कि उस चर्बी युक्त कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया। तात्कालिक कारण यही था इसका, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। फिर चर्बी युक्त कारतूसों का जो प्रयोग है, इसका कई सैनिक छावनियों ने भारत में इसका विरोध किया। लेकिन एक घटना घटित हुई, और घटना थी 29 मार्च 1857 की। बंगाल के बैरकपुर छावनी का एक सिपाही था, नाम था उसका मंगल पांडे। 34वीं रेजिमेंट का ये सिपाही था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री मतलब पैदल से 34वीं रेजिमेंट। मंगल पांडे ने मना कर दिया कि मैं इस राइफल का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कलकत्ता का एक ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण कभी भी चर्बी युक्त कारतूस को अपने मुंह में नहीं लेगा। अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती की। मंगल पांडे ने सोचा कि होगा जो देखा जाएगा, लो एक बार दो। एक बार बंदूक भरी, अपने मुंह से उस चर्बी को काटा, बारूद भरा, बंदूक लोड की, और जिन अंग्रेज अधिकारियों ने वहां दबाव बनाया था उन्हीं अंग्रेज अधिकारियों को उड़ा दिया। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया तो बाकी अंग्रेज उसको छोड़ेंगे थोड़ी। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यहां से क्रांति शुरू होती है। तो तात्कालिक कारण था इसका चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग।
बंगाल की बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही मंगल पांडे कुछ अंग्रेजों को मारता है। घटना है 29 मार्च 1857 की। मार्च में यह मामला हुआ और लगभग 10 दिन बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब एक चीज सोचो आप, मंगल पांडे को जो फांसी दी गई, यह फांसी दी जा रही है 8 अप्रैल 1857 को। एक बार मैप में समझते हैं हम। यह आपका बंगाल वाला एरिया है और बंगाल में यह है आपकी बैरकपुर छावनी, ठीक है। यहां 8 अप्रैल को फांसी दी गई। तो उस समय जो है कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई ऐसे साधन नहीं थे कि ये सूचना फटाफट से पूरे भारत में पहुंच जाए। आज तो अमेरिका में अगर कोई घटना होती है तो 1 मिनट लगता है, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फैल जाती है। उस समय संदेश वाहकों के माध्यम से ही कोई खबर आती थी। तो बैरकपुर छावनी में ये जो 1857 की 8 अप्रैल को ये फांसी दी गई मंगल पांडे को, यह सूचना मध्य भारत तक आते आते पूरा 1 महीना लग गया। और 1 महीना इस खबर को आने में लगा तो यहां मेरठ नाम की एक जगह है, यहां एक सैनिक छावनी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के मेरठ में। मेरठ में इस क्रांति की शुरुआत हुई। क्रांति का कारण, तात्कालिक कारण, चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग। और चर्बीयुक्त कारतूसों की घटना 29 मार्च की है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दी गई और 8 अप्रैल को इसे फांसी दी गई। इसकी खबर पहुंचते ही मेरठ वालों ने लठ बजा दिए साहब, मेरठ के जाटों ने लठ गाड़ दिए। मेरठ में 10 मई को यह क्रांति शुरू हो गई। इस क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण था कि 10 मई को ही यह क्रांति शुरू हो गई, क्योंकि इस क्रांति की योजना बनाने के लिए हमारे 2 बंदे गए हुए थे इंग्लैंड और डेट फिक्स की हुई थी 31 मई 1857 कि पूरे भारत में 31 मई को क्रांति की जाएगी। सभी रियासतों में रोटी और कमल का फूल क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में भेजा गया और 31 मई से पहले ही 10 मई को मेरठ वालों ने लठ बजा दिए साहब। तो इस क्रांति की सफलता का एक सबसे बड़ा कारण है। सोचो एक बार, आपकी आरएस की जो एग्जाम है ये अक्टूबर में बताई गई है, तो आप अक्टूबर के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, लेकिन आरपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया कि साहब आज के 10 दिन बाद एग्जाम है। समय से पहले आप इतनी जल्दी अपनी रणनीति, अपना प्लान कैसे बदल सकते हो, क्योंकि आपकी तैयारी अक्टूबर के हिसाब से, तो असफल होना निश्चित है। तो 10 मई को भारत में यह क्रांति शुरू हुई और भारत में स्टार्ट हुई मेरठ से, ठीक है साहब। तो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग इस क्रांति की शुरुआत का तात्कालिक कारण था और एनफील्ड राइफल जबरदस्ती प्रयोग करवाई जा रही थी, जिसमें यह चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग में लिया जाता था। यह मंगल पांडे की पूरी स्टोरी हमने देखी। अब आगे बढ़ते हैं और क्रांति की पृष्ठभूमि हम देखते हैं कि क्रांति के समय कौन क्या था, क्या नहीं था, इसके बारे में देखो। तो सब क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी, जो पूरे भारत का अधिकारी होता था, सबसे भारत का सबसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता था, वो था लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री उस समय हुआ करता था लॉर्ड पाल्मस्टन। ब्रिटिश महारानी जो थी वो थी महारानी विक्टोरिया। और राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था आपका पैट्रिक लॉरेंस। मैंने आपको बताया था कि एजेंट टू गवर्नर जनरल जो है राजस्थान में, पहला था मिस्टर लॉकेट, ठीक है। और अजमेर में इसका कार्यालय था और सर्दियों 1845 में सर्दियों में इसका ट्रांसफर कर दिया गया था कार्यालय का माउंट आबू में। ये सारी चीजें मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। 1857 क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस जो है राजस्थान का एजीजी था।
प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल की रोटी और कमल का फूल और रोटी जो है वो प्रत्येक रियासतों में भेजी गई राजाओं को समर्थन प्राप्त करने के लिए। इस क्रांति की जो फिक्स डेट थी वो थी 31 मई की। 31 मई को पूरे भारत में एक साथ विद्रोह किया जाएगा, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत हो गई 10 मई को, और 10 मई को भारत में शुरुआत कहां हुई? मेरठ में। और राजस्थान की अगर बात करें तो यह प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि राजस्थान में 1857 क्रांति कहां से शुरू हुई? आंसर होगा नसीराबाद, 28 मई को, यानी कि निश्चित तिथि के 3-4 दिन पहले यह क्रांति राजस्थान में स्टार्ट हुई। इसके अलावा और सूचनाएं देखें तो उस समय साहब राजस्थान में कितने सैनिक छावनियां थी? तो राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। उन 6 सैनिक छावनियों में कौन कौन सी हैं? एक तो है नसीराबाद की सैनिक छावनी, और नसीराबाद की सैनिक छावनी में ही क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्रांति का श्री गणेश यहीं से हुआ था। नसीराबाद जो आज अजमेर में है, ये यहां से शुरू हुई। नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, उस समय भी मध्य प्रदेश में ही था, लेकिन नीमच पर जो कंट्रोल था वो मेवाड़ वालों का था, इसलिए मेवाड़ ये कंट्रोल में थी नीमच। देवली जो टोंक में है, आज भी वहां छावनी है, और देवली जो टोंक में, उसे देवली छावनी के नाम से पूरा जाना जाता है। एरिनपुरा पाली में है, ब्यावर अलवर में है, अजमेर में है, और खेरवाड़ा उदयपुर में है। इनकी कुछ और बातें देखें तो एक प्रश्न आता है कि राजस्थानी कौन से सैनिक छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे दिए थे? आंसर है एरिनपुरा की सैनिक छावनी ने। इसके अलावा ब्यावर और खेरवाड़ा, ये 2 ऐसी सैनिक छावनियां थी जिन्होंने इस 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया, न्यूट्रल रहे। तो ब्यावर और खेरवाड़ा इन्होंने भाग नहीं लिया। अब देखो आप, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि संधियों की सुरक्षा कैसे की। तो अंग्रेजों ने अपनी सेना लगाई, खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर हम देख चुके हैं, ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन, ये भी हम देख चुके हैं, एरिनपुरा जोधपुर लीजियन इसके सैनिक थे, देवली में कोटा कॉन्टिजेंट्स, और नसीराबाद और नीमच में जो है वो रेगुलर आर्मी यहां पर कार्यरत थी। तो क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे एरिनपुरा छावनी वालों ने दिए, और क्रांति में भाग नहीं लेने वाली 2 सैनिक छावनियां थी आपकी, ब्यावर और खेरवाड़ा। इसके संदर्भ में एक जानकारी मैं आपको ये और दूं कि राजस्थान की ये जो 6 सैनिक छावनियां थी, इन 6 सैनिक छावनियों में टोटल 5000 सैनिक थे। टोटल 5000 सैनिक थे, और सभी सैनिक जो है वो भारतीय थे। सभी सैनिक भारतीय थे, अंग्रेज सैनिक कोई नहीं था। इसके अलावा 30 अंग्रेज अधिकारी थे, इसका हमें ध्यान रखना है। 30 अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज सैनिक नहीं थे, सैनिक तो भारतीय थे, और 5000 थे टोटल, और 30 अंग्रेज अधिकारी यहां कार्यरत थे। आगे अगर बात करें तो कौन कौन सी रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, वहां के शासक कौन थे, वहां के राजा कौन थे, इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मेवाड़ रियासत जो उदयपुर स्पेशली हम कह सकते हैं, यहाँ मेजर शावर्स जो है वो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में हुआ करते थे, और स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह यहाँ के शासक थे। कोटा रियासत, कोटा में पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, जिसका सिर काट दिया था, आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ का शासक था राम सिंह द्वितीय। जयपुर में कैप्टन ईडन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, और शासक था राम सिंह द्वितीय। कोटा में भी राम सिंह द्वितीय था, और जयपुर में भी राम सिंह द्वितीय था। जब हमने पढ़ा मेवाड़ का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, जोधपुर का इतिहास, भरतपुर का इतिहास, इन सब के बारे में पहले बता चुका हूं, शासकों के बारे में। जोधपुर में मैकमोसन था, भरतपुर में मॉरिसन था, और सिरोही में जेडी हॉल था। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जेडी हॉल, इसके बारे में थोड़ा विशेष ध्यान रखें आप। अब आपको ये एक आध तो मैं ऐसे ही याद करवा देता हूं। देखो आप, मेवाड़ यानी कि उदयपुर अपनी झीलों के लिए फेमस है, और झीलों के बीच में फव्वारे चलते हैं, और फव्वारों को क्या कहा जाता है? शावर। तो ये सावर्स जो है वो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, अगली बात, कोटा में क्रांति हुई थी साहब धनतेरस के दिन। ये वास्तविक मजाक की बात नहीं है, धनतेरस के दिन क्रांति हुई थी, और धनतेरस को हम बाजार में बर्तन खरीदते हैं। तो कोटा के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मेजर बर्टन।
जयपुर, जयपुर में ईडन। तो एक चीज बताओ, भारत में सबसे बड़ा जो क्रिकेट का स्टेडियम है वो ईडन गार्डन है, और जयपुर में भी सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम एसएमएस स्टेडियम है, तो ईडन जो है वो जयपुर का है। इसके अलावा मैकमोसन, मॉरिसन, जेडी हॉल, ये जेडी हॉल सिरोही का था भाई, इसको थोड़ा सा आप याद रखना। आगे हम चर्चा करें तो अब इस क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम देखते हैं। मेन मेन घटनाएं कौन कौन सी थी, कहां कहां पर क्या क्या हुआ, ये चीज अपन देखते हैं। नसीराबाद में विद्रोह, 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। इस बात को याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। क्रांति का श्री गणेश कहां से हुआ, तो क्रांति का श्री गणेश, इसकी बिगिनिंग जो है वो नसीराबाद से हुई। नसीराबाद कहां है, नसीराबाद अजमेर में है। क्या कारण था, कारण यह था कि सैनिकों के प्रति असंतोष की भावना यहां पर थी, सैनिकों में अविश्वास था। अंग्रेज अधिकारी जो थे उन्होंने यहां के सैनिकों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए यहां के सैनिकों ने विद्रोह किया। यहां कौन कौन सी बटालियन थी जिन्होंने विद्रोह किया, तो यहां पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बंगाल से आई थी ये मौजूद थी, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री इसने विद्रोह किया, और फर्स्ट बॉम्बे लांसर्स और भारतीय तोपखाना की टुकड़ी वो भी यहां पर मौजूद थी। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री मुख्य है, इन्होंने विरोध किया, विद्रोह शुरू किया। अब क्यों किया इसके बारे में देखो आप। अविश्वास का रीजन क्या था, अविश्वास का रीजन यह है साहब, ये आपका राजस्थान है और इस राजस्थान में ये आपका अजमेर है। अजमेर में एक जगह है मैगजीन दुर्ग, जो अंग्रेजों का हॉट स्पॉट हुआ करता था राजस्थान में, और दूसरी जगह है जो ये सैनिक छावनी है वो है आपकी नसीराबाद। अब नसीराबाद में पहले से ही 30वीं नेटिव इन्फेंट्री मौजूद थी। ये 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और बॉम्बे लांसर्स जो है ये नसीराबाद में पहले से थे। ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है ये पहले 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है पहले मैगजीन के किले की रक्षा के लिए वहां पर लगाई हुई थी। जब मंगल पांडे ने वो कांड किया, अपने अंग्रेज अधिकारियों को मारा, तो अंग्रेजों के दिमाग में एक चीज आई कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो मैगजीन किले की रक्षा कर रही है वो भी बंगाल से आई है, उसके अधिकतर सैनिक जो है वो बंगाल के हैं। हो सकता है कि इन बंगालियों में भी विद्रोह की भावना है, और अगर इन बंगालियों ने, इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने मैगजीन के किले पर अधिकार कर लिया, तो अंग्रेजों का तो सारा हथियार इसी के अंदर पड़ा हुआ है, अंग्रेजों का शस्त्रागार था वो, तो इसका यहां से ट्रांसफर किया जाए। तो इस 15वें नेटिव इन्फेंट्री का ट्रांसफर करके इसे मैगजीन के किले से भेज दिया गया नसीराबाद की सैनिक छावनी में। तो अब नसीराबाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और फर्स्ट बॉम्बे लांसर्स के अलावा एक और सैनिक टुकड़ी आ गई ट्रांसफर होके, वो थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। और यहां आने के बाद भी इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी गई। इस वजह से इन सैनिकों में एक अविश्वास की भावना ये आई कि यार हम अपने बीवी बच्चे छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, तन मन धन से सेना में तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, हर युद्ध पे लड़ने के लिए जा रहे हैं, और तुम्हें इतना सा विश्वास नहीं है कि हमारा ट्रांसफर यहां से यहां कर दिया और यहां से वहां कर दिया, और यहां आने के बावजूद भी हमारे ऊपर इतनी निगरानी की जा रही है। तो फिर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया साहब, और अंग्रेजों को कूटना शुरू किया। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ साथ 30वीं भी हो गई और फर्स्ट बॉम्बे लांसर्स भी हो गई। सारे सैनिक इकट्ठा हुए और अंग्रेज अधिकारियों को मारना शुरू किया। यहां का जो अंग्रेज अधिकारी था, छावनी का जो सुप्रिटेंडेंट था, उसका नाम था प्रिचार्ड। जैसे तैसे करके इस गरीब ने अपनी जान बचाई। जो छावनी का जो मेन सुप्रिटेंडेंट था, मुख्य अधिकारी, उसका नाम था प्रिचार्ड। इसने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई, लेकिन कैप्टन न्यूबरी और स्पॉटिसवुड जो दो अंग्रेज अधिकारी थे, इन दोनों की हत्या कर दी गई, और लेफ्टिनेंट लॉक और हार्डी ये दोनों इसमें घायल हो गए। नसीराबाद में 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया।
अविश्वास के कारण, क्योंकि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को मैगजीन दुर्ग से ट्रांसफर करके नसीराबाद भेजा गया था। शुरुआत अगर पूछी जाए तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने ही की थी, लट शुरू में इन्होंने ही बजाया था और बाद में फिर मजे ले लिए 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और फर्स्ट बॉम्बे लांसर्स ने। प्रीचार्ट सुरक्षित रहा। ये 4 अधिकारी लपेटे में आए, 4 में से 2 का तो कंप्लीट काम कर दिया गया और 2 का आधा अधूरा काम कर दिया गया। तो ये इन 4 के अलावा किसी का कोई मतलब न तो कोई घायल हुआ न कोई मरा, किसी का खून नहीं बहा। ये 4 ही थे जिसमें तो 2 तो कंप्लीट काम में आ गए, न्यूबरी और स्पॉटिसवुड, और लेफ्टिनेंट लॉक और हार्डिक, ये दोनों पिट पिटा के रह गए, हाथ पैर तोड़ दिए इनके, घायल कर दिया इनको। और ये जो नसीराबाद के जो सैनिक हैं, यहां से नसीराबाद से शुरू होकर जाते हैं अब दिल्ली। दिल्ली क्यों जाते हैं, ये भी एक बहुत जोरदार बात है। मेरठ में 10 मई को सैनिकों ने क्रांति की और दिल्ली चूंकि पास में था तो 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में लट बजा दिए। दिल्ली के जितने भी सरकारी ऑफिस थे, दफ्तर थे, कार्यालय थे, सब पे अपना अधिकार कर लिया। जितनी बिल्डिंग अंग्रेजों की दिखी सब पर अधिकार कर लिया। जो अंग्रेज दिखा उसको पीट दिया, मार दिया। तो राजस्थान वालों में भी ये ट्रेंड चल गया कि हमें भी कहां जाना है, दिल्ली। क्या लेने पता नहीं है। अरे हमारे लिए दिल्ली हमारा मैगजीन का किला था। ये जितने भी सैनिक विद्रोह हुए राजस्थान में, अगर दिल्ली जाने के बजाय अगर ये मैगजीन के किले पर अपना अधिकार कर लेते तो अंग्रेज तो ऐसे सरेंडर कर देते। तो हमारे पास कोई रणनीति थी ही नहीं, हमारे पास कोई नेतृत्वकर्ता था ही नहीं। इस वजह से भी ये क्रांति असफल हुई। तो ये नसीराबाद के जो सैनिक हैं, ये साहब 18 जून 1857 को पहुंच जाते हैं दिल्ली और फिर दिल्ली में लट बजाते रहते हैं। ठीक है, तो ये नसीराबाद का विद्रोह था। अब नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई तो जाहिर सी बात है बाकी सैनिक छावनियों में भी विद्रोह फैलेगा, क्योंकि सैनिक छावनियों में जो सैनिक थे वो तो थे तो आपस में भाई बंद। कोई बंगाल के सैनिक हैं 3-4 बटालियनों में, तो बंगाली बंगालियों का दिल एक साथ धड़कता है। अवध के सैनिक है तो उनका दिल एक साथ धड़कता है। तो यहां 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने शुरू किया था मामला। तो ये नसीराबाद का विद्रोह हुआ। इसके बाद नसीराबाद के बाद अगला विद्रोह हुआ साहब नीमच में। नीमच 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति हुई और नीमच की क्रांति नसीराबाद की क्रांति से प्रभावित थी। यहां क्या हुआ कि एक अंग्रेज अधिकारी था, नाम था उसका एबोट। नसीराबाद की क्रांति की खबर सुनकर, उससे पहले मेरठ की क्रांति की खबर सुनकर, उससे पहले मंगल पांडे वाले मामले की खबर सुनकर, जो राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था पैट्रिक लॉरेंस, उस पैट्रिक लॉरेंस ने नीमच में फोन किया अंग्रेजों को कि देखो ऑफिसर्स, नसीराबाद में विद्रोह हुआ है और तुम्हारे यहाँ भी जो सैनिक है वो भी आधे बंगाली है, तो जाहिर सी बात है विद्रोह की भावना इनमें भी होगी। इसलिए इन सभी सिपाहियों को मैदान में बुलाओ और अंग्रेजों के प्रति ईमानदार रहने की शपथ दिलाओ कि अगर विद्रोह हुआ तो हम विद्रोहियों का साथ नहीं देंगे, अंग्रेजों का साथ देंगे। ऐसी शपथ दिलाने के लिए परेड ग्राउंड में कैप्टन एबोट ने शपथ दिलाने के लिए सैनिकों को बुलाया। उन सैनिकों में से एक सैनिक था मोहम्मद अली बेग, अवध का था ये। अवध जिसे वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है। अच्छा, 1857 क्रांति का अगर हम ओवरऑल अगर पूरे इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा सैनिक अवध के थे। अवध का एक सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद अली। इस मोहम्मद अली ने शपथ लेने से मना कर दिया, कोई शपथ नहीं ली जाएगी। शपथ क्यों नहीं ली जाएगी? क्योंकि तुमने पहले जो वादे किए, क्या वो वादे पूरे किए? 1856 में लॉर्ड डलहौजी, जो गवर्नर जनरल था भारत का, इस लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया था साहब। 56 है 53 है ये कंफर्म नहीं है एक बार। बाकी लॉर्ड डलहौजी ने अवध रियासत पर कुप्रशासन का आरोप लगाया और कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया ब्रिटिश साम्राज्य में।
इससे पहले अवध के साथ जो संधि हुई थी उसमें अंग्रेजों ने कहा था कि हम विलय नहीं करेंगे, लेकिन डलहौजी ने विलय कर लिया। तो डलहौजी ने यानी कि अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी की। इसलिए मोहम्मद अली बेग ने कहा कि भाई आज ले न कल ले शपथ, अगर विद्रोह हुआ तो सबसे ज्यादा जूते तेरे मारूंगा मैं। तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह दोनों ने यहां क्रांति की शुरुआत की और अंग्रेजों को कूटना शुरू किया। नीमच के जो ये अंग्रेज अधिकारी थे चपले हाथ में लेकर आ जाते हैं डूंगला गांव, और घटना घटित होती है डूंगला गांव की घटना। डूंगला गांव चित्तौड़ में है और यहां से जो अंग्रेज अधिकारी लगभग 40 अंग्रेज थे भागकर आ जाते हैं डूंगला गांव है चित्तौड़ में। और यहां एक किसान था, नाम था उसका रुग्गा राम। इस रुग्गा राम नामक किसान के घर पर रुकते हैं अपनी जान बचाकर। फिर मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था शावर्स, वो शावर्स आता है और शावर्स अपने साथ में मेवाड़ की सेना लाता है, प्लस बूंदी की सेना लाता है, प्लस कोटा की सेना लाता है। ये 3 रियासतों की सेना हिलाता है और शावर्स जो है इस डूंगला गांव से अंग्रेजों को बचाकर सीधा पहुंचा देता है मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के पास, यानी कि उदयपुर में। और उदयपुर में मेवाड़ के महाराणा जो थे नाम था उनका स्वरूप सिंह जी। स्वरूप सिंह जी जग मंदिर महलों में इनको शरण दी जाती है। तो ये डूंगला गांव की घटना कहां से संबंधित है? तो डूंगला गांव की घटना नीमच के विद्रोह से संबंधित है। अब इसके बाद अगर देखें तो ये क्रांतिकारी चूंकि अब आगे बढ़ेंगे तो ये नीमच में इन्होंने विद्रोह किया और इनको जाना है कहां पर? दिल्ली। लास्ट स्टेप इनका दिल्ली, इनको दिल्ली पहुंचना है साहब। नीमच से आगे बढ़े ये लोग निम्बाहेड़ा जो चित्तौड़ में है, इसके बाद ये शाहपुरा है, शाहपुरा के बाद ये लोग देवली आए, देवली से ये लोग टोंक आए, टोंक से आगरा होते हुए ये दिल्ली के लिए रवाना हुए। अब इस बीच क्या क्या घटनाएं हुई कि नीमच से जब ये निम्बाहेड़ा में आए तो अंग्रेजों की एक सैनिक बटालियन जैक्सन के नेतृत्व में आती है इन विद्रोहियों का पीछा करते हुए, और यहां पर एक युद्ध लड़ा जाता है। जो सेना इन विद्रोहियों का पीछा करने के लिए आती है जैक्सन के नेतृत्व में, इसका सामना करता है टोंक का ताराचंद पटेल। बढ़िया था ये ताराचंद पटेल। ये ताराचंद पटेल इस जैक्सन की सेना को पराजित करता है, जैक्सन को पराजित करता है और इन विद्रोहियों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता देता है। उधर शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है, शाहपुरा के शासक ने भी खूब आवा भगत की साहब, इनके रहने खाने का इंतजाम किया। इसके बाद ये लोग देवली पहुंचे और देवली में विद्रोह हुआ। देवली में 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ और नीमच के जो विद्रोही थे वो देवली पहुंचते हैं, विद्रोह शुरू करते हैं और फिर नीमच के विद्रोहियों के साथ साथ देवली की सैनिक छावनी के जो विद्रोही थे वो भी शामिल हो जाते हैं। तो ये 1857 क्रांति में देवली में जो विद्रोह हुआ ये नीमच के सैनिकों के द्वारा ही किया गया था। फिर देवली से ये लोग टोंक की ओर बढ़ते हैं। टोंक में उस समय जो नवाब था, उन नवाब साहब का नाम था वजीरुद्दौला। ये वजीरुद्दौला जो है वो अंग्रेजों के पक्ष में था, अंग्रेजों के पक्ष में। जबकि नवाब का जो मामा था नाम था उसका मीर आलम। ये मीर आलम जो है वो विद्रोहियों के पक्ष में था साहब, विद्रोहियों के पक्ष में। नवाब अंग्रेजों की तरफ है और नवाब का जो मामा है मामूजान, ये मामू विद्रोहियों की तरफ है। टोंक में विद्रोह हुआ, नवाब को नजरबंद किया गया और टोंक की जनता में विद्रोह के लिए महिलाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई। याद रखना, कहीं पर भी महिलाएं नहीं लड़ेगी, ये हमारी टोंक की महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ नाम रखा और टोंक की महिलाएं इस युद्ध के अंदर हिस्सा लेंगी। तो ये
1857 की क्रांति में टोंक एकमात्र ऐसा स्थान था जहां की महिलाओं ने युद्ध लड़ा था। और टोंक की महिलाएं तो मतलब इतनी जोरदार है साहब कि अगर टोंक की महिलाओं के बारे में बताऊं, अगर ये चाइना की बॉर्डर हमारे आसपास से निकलती, टोंक के आसपास से, तो ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि गोबर की जो थापड़ी आती है ना, वो थाप थाप के टोंक का अधिकार चाइना की बॉर्डर पे हो जाता। चीन इधर भारत में घुसने की बजाय हमारे टोंक की महिलाएं अब तक चीन में घुस चुकी होती। ठीक है, तो टोंक एक ऐसा स्थान है जहां महिलाओं ने भी क्रांति में हिस्सा लिया। इसकी जानकारी कहां से मिली? तो एक नाटक लिखा गया 1857 क्रांति के समय, आजमाइश। इंपोर्टेंट है नाटक। एक नाटक लिखा गया, आजमाइश नाटक। इस आजमाइश नाटक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था मोहम्मद मुजीब या मुजीब मोहम्मद। मुजीब मोहम्मद ने एक नाटक लिखा आजमाइश, और इस आजमाइश में पता चलता है कि साहब टोंक में महिलाओं ने भी लट बजाए थे, टोंक में महिलाओं ने भी युद्ध लड़े थे। ठीक है, चलो, तो ये टोंक में विद्रोह हुआ। टोंक से फिर ये लोग आगे बढ़ते हुए आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। अगली क्रांति हम देखते हैं साहब, एरिनपुरा की क्रांति। एरिनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त 1857 को यह विद्रोह हुआ। अब एरिनपुरा में क्या मसला था ये देखें आप एक बार। एरिनपुरा में कुछ सैनिक थे, जैसे मोती खां, तिलक राम, शीतल प्रसाद। देखो ये क्रांति हो रही है मई जून में। मई जून में है गर्मियां, और गर्मियों में एजेंट गवर्नर जनरल का जो कार्यालय था वो कहां रहेगा? माउंट आबू में। तो अभी एजेंट टू गवर्नर जनरल माउंट आबू में है, अजमेर में नहीं है। जोधपुर लीजियन की जो सेना थी, एरिनपुरा में कौन सी सेना थी? पाली में जोधपुर लीजियन। उस जोधपुर लीजियन के कुछ नवनियुक्त सैनिक थे जो ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे माउंट आबू। आज भी कोई पुलिस की भर्ती में अगर भर्ती होता है पुलिस में, तो उसको कहां भेजा जाता है? किशनगढ़ भेजा जाता है, जयपुर भेजा जाता है। जब उनको ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाती है, किसी को झालावाड़ भेजा जाता है। तो वैसे जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे, एरिनपुरा जो इनका मुख्यालय था, यहां से माउंट आबू उनको भेजा हुआ था। और माउंट आबू में विद्रोह की शुरुआत की एरिनपुरा वालों ने। तो एरिनपुरा वालों ने विद्रोह एरिनपुरा से शुरू नहीं किया, यह विद्रोह शुरू हुआ माउंट आबू में। माउंट आबू जो सिरोही में है, यहां से शुरू हुआ। और विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद। इनके द्वारा विद्रोह शुरू किया गया। माउंट आबू से ये लोग आते हैं एरिनपुरा, और एरिनपुरा में अपने बचे हुए साथियों को साथ लेते हैं, और यहां अंग्रेजों को कूट के छावनी पर अपना अधिकार करके हथियार लेके चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे देते हुए दिल्ली की ओर बढ़ जाते हैं। जब दिल्ली की ओर बढ़े तो रास्ते में पाली में एक जगह पड़ती है आहुआ। आहुआ के ठाकुर थे, जागीरदार थे, या वहां के शासक थे कुशाल सिंह जी चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत ने इन विद्रोहियों को रोका। भाई क्या हुआ, कहां से आ रहे हो? कि साहब हम विद्रोही हैं, भारतीय सैनिक हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति हो रही है उसमें हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। कि दिल्ली जा रहे हो? राजस्थान वालों को मार लिया आपने पूरा? कि नहीं, अभी तक नहीं मारा। अरे तो बेवकूफ लोगों, बोले जीवों, दिल्ली रखा क्या है? दिल्ली जाने से पहले अपने वालों को तो मारो, अंग्रेजों को। और मैं तो कहता हूं अंग्रेजों को बाद में मारना, अंग्रेजों को साथ देने वालों को पहले मारो आप। और पाली जो है, ये आहुआ जो है, ये जोधपुर रियासत में पड़ता था, मारवाड़ रियासत में। और वहां का जो शासक था तख्त सिंह, वो अंग्रेजों का समर्थक था। यानी कुशाल सिंह चंपावत कह रहा है कि अंग्रेजों को बाद में कूटना, पहले किसको कूटो? जो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, यानी कि तख्त सिंह, मारवाड़ के तख्त सिंह को पीटो। क्यों पीटो? क्योंकि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की पहले से ही दुश्मनी थी जोधपुर के राजा के साथ। तो कुशाल सिंह नो डाउट कि देशभक्त व्यक्ति था, अंग्रेजों से नफरत करता था, अंग्रेजों के खिलाफ उसको लड़ना था। लेकिन जोधपुर वाले जो राजा है तख्त सिंह जी, उनके साथ इसकी व्यक्तिगत मामला भी है। तो कुशाल सिंह चंपावत ने कहा कि नहीं, पहले अपन जोधपुर वालों से लड़ेंगे, क्योंकि वो अंग्रेजों के समर्थक है, उनके साथ अंग्रेजों की सेना आएगी, उसको भी पराजित करेंगे, फिर आप दिल्ली पहुंच जाना। ठीक है, चलो साहब।
कुशाल सिंह चंपावत, तो अब सैनिक कहते हैं कि यार देखो कुशाल सिंह जी, बात ऐसी है कि हम तो भी नए नए भर्ती हुए हैं, गोलियां वोलियां चलाना भी कमी आता है और निशाना भी लग जाए तो लग जाए। दूसरी बात, उधर जोधपुर की सेना पूरी, तख्त सिंह जी की सेना मारवाड़ की सेना है, हाथी घोड़े सारे बड़े अश्वारोही आएंगे उसमें। उधर दूसरी तरफ अंग्रेज, अंग्रेजों के पास भी बड़े लीडर है लड़ने वाले। हमारे पास तुम हो और हमें कूटेंगे अंग्रेज हमें। कुशाल सिंह जी ने कहा कि उसकी टेंशन तुम मत लो, आसपास के जितने भी छोटे मोटे ठिकाने हैं उन सबको बुला लाऊंगा, जोधपुर वाले से सारे परेशान चल रहे हैं। तो गुलर, आसोप, आलनियावास, रुदावास, बंतावास, जितने भी छोटे छोटे ठिकाने थे वो सब आके मिल गए कुशाल सिंह चंपावत से। और अब कुशाल सिंह चंपावत अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालेगा मारवाड़ के तख्त सिंह के साथ, और युद्ध हुआ। एक तरफ अंग्रेज और जोधपुर का महाराजा है, और दूसरी तरफ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और उसके विद्रोही हैं। इनमें युद्ध हुआ। अरे युद्ध इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इनकी तारीख भी पूछी जाती है। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध हुआ साहब। एक तरफ कुशाल सिंह चंपावत और विद्रोही है, दूसरी तरफ जोधपुर की सेना का जो लीडर है, जिसको तख्त सिंह ने लीड करने के लिए भेजा है, नेतृत्व करता है कुशल राज सिंघवी। कुशल राज सिंघवी के साथ जोधपुर का किलेदार ओनाड सिंह था, और एक अंग्रेज अधिकारी मेजर हितकोट, यह भी लड़ने के लिए आया था। बिठोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और विद्रोहियों की जीत हुई। ओनाड सिंह जो जोधपुर का किलेदार था, ओनाड सिंह या अनार सिंह भी आ जाता है कई बार, यह इस युद्ध में मारा गया, और अंग्रेज अधिकारी मेजर हितकोट भी इस युद्ध में मारा गया। ये काम में आ गए साहब, इनको लपेट दिया दोनों को। ओनाड सिंह लपेटे में आया, हितकोट भी लपेटे में आ गया, और जीत किसकी हुई? विद्रोहियों की जीत हुई, कुशाल सिंह चंपावत की जीत हुई। इनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु और ओनाड सिंह की मृत्यु की सूचना जब अंग्रेजों के पास पहुंची, तो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था और राजस्थान का जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था, वो दोनों अब युद्ध लड़ने के लिए आते हैं। युद्ध होता है चेलावास का युद्ध। 18 सितंबर 1857 को यह युद्ध हुआ। इसे काला और गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। काला कौन? इधर कुशाल सिंह चंपावत और उसके विद्रोही है। दूसरी तरफ गोरे कौन? ये पॉलिटिकल एजेंट है मारवाड़ का, और पैट्रिक लॉरेंस एजेंट टू गवर्नर जनरल खुद आ रहा है लड़ने के लिए। छोटी मोटी बात है क्या? बताओ आप। पॉलिटिकल एजेंट, राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल खुद युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है, अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी उधर मारा गया था। अब ये टसन टसन के अंदर हाथ हो गए, काले लोगों से पाला पड़ा। कुशाल सिंह चंपावत और विद्रोहियों ने इनको जो दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू किया। चप्पलें हाथ में लेके भागा राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल। धोती पीछे छूट गई भाई साहब की। ये पैट्रिक लॉरेंस भागकर जाएगा कहां? ये मैगजीन के किले में जाकर शरण लेता है साहब। एजेंट टू गवर्नर जनरल को कूट दिया। आपने फिल्म देखी है गैंग्स ऑफ वासेपुर? गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान खान जो कहता है विधायक के बेटे को कूट दिए एसपी साहब के सामने, तो ये मैक मोसेन को पीटा और पैट्रिक लॉरेंस यहां से जान बचाकर भाग गया। एजेंट टू गवर्नर जनरल राजस्थान का अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी पिट के भाग रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैगजीन के किले में जाकर शरण लेता ही है भाई। इधर जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मोसेन, इसको तो ढंग से लपेटे में लेते हैं। इसको इतना जोरदार लपेटे में लिया कि इसकी गर्दन काटकर आउवा के किले के ऊपर लटका दिया। आउवा के किले का जो दरवाजा है, उस दरवाजे पर इस मैक मोसन की गर्दन को लटका दिया और नीचे लिख दिया, हमारे यहां शादी विवाह पार्टियों में सभी प्रकार की गर्दनें उपलब्ध है। तो ये मैक मोसन जो है, ये मैक मोसन को कूटा जो तो कूटा, इसकी गर्दन काट के कहां लटका दिया? आउवा किले के दरवाजे पर लटका दिया। और पैट्रिक लॉरेंस इस बात से डर के मैगजीन के किले में जाकर अपनी जान बचाता है।
एक तरीके से यह माना जाए कि तो इन दोनों युद्धों के अंदर विद्रोहियों की और कुशाल सिंह चंपावत की जीत हुई। कॉन्फिडेंस और बढ़ा। कुशाल सिंह चंपावत ने कहा कि चलो ठीक है, अंग्रेजों को और मारवाड़ की सेना को हमने हरा दिया, क्योंकि इसका उद्देश्य भी तो पूरा हो गया ना। इसका उद्देश्य क्या था कि जोधपुर के राजा तख्त सिंह का अभिमान तोड़ना। उसको यह अभिमान था कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, एक छोटा सा कुशाल सिंह चंपावत एक ठिकानेदार मुझे क्या हराएगा, और हरा दिया। और केवल जोधपुर वालों को नहीं हराया, अंग्रेजों को भी साथ में लपेटा। तो कुशाल सिंह चंपावत ने कहा कि अब आप लोग जो है वो जा सकते हो, हमारा काम पूरा हुआ। राजस्थान में हमने अंग्रेजों को कूटा, जोधपुर वालों को पीटा। अब आप कहां जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे ना, अब जाओ आप दिल्ली। दिल्ली के लिए विद्रोही रवाना हुए। आसो, पालनी, आवास, गूलर, ये ठिकानेदार भी विद्रोहियों के साथ हो लिए। कुशाल सिंह चंपावत दिल्ली नहीं गया, विद्रोही दिल्ली गए। हरियाणा में एक जगह पड़ती है नारनौल। नवंबर 1857 में जब विद्रोही दिल्ली पहुंचने वाले थे, नारनौल में मेजर गराड़ की सेना ने इन विद्रोहियों को पराजित किया। यानी कि इस जगह जीता कौन? मेजर गराड़। गराड़ के नेतृत्व में सेना आई थी, उन्होंने विद्रोहियों को हराया। फिर यहां से जो आसो, पालनी, आवास, गूलर के जो ठिकानेदार थे, ये यहां से वापस आते टाइम शेखावाटी क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में लूटपाट करते हुए वापस अपने अपने ठिकानों में चले गए। इधर पीछे चेलावास के युद्ध के जस्ट बाद और नारनौल के युद्ध से पहले, क्योंकि अब देखो आप, चेलावास के युद्ध तक तो विद्रोही कुशाल सिंह चंपावत के साथ थे, लेकिन चेलावास में जीतने के बाद विद्रोही चले गए दिल्ली, कुशाल सिंह चंपावत रह गया अकेला। अब देखो आप सीन, पॉलिटिकल एजेंट का की गर्दन काट के आउवा के किले पर लटकाया था, ये एक बात है। राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल अपनी जान बचाकर धोती हाथ में लेकर भागा था अजमेर के किले में, मैगजीन दुर्ग में। यह बात पूरे भारत में फैल गई कि राजस्थान में अंग्रेजों को इतने बुरे तरीके से कौन पीट रहा है भाई, अंग्रेजों की कोई इज्जत विज्जत है नहीं है। मामला पहुंचा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास। कैनिंग ने अपने सबसे धुरंधर सेनापति, नाम था उसका लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर होम्स, ब्रिगेडियर होम्स जो है उसको फोन किया। उस जमाने में उनकी सेना में सनी देओल था। ये मेजर होम्स आउवा आता है और 20 जनवरी 1858 को आउवा पर अटैक करता है। नाम है मेजर होम्स। इधर कुशाल सिंह चंपावत को पहले भनक पड़ गई थी, भाई विद्रोही जा चुके हैं, अपन अकेले हैं, अंग्रेज आएंगे, मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। क्योंकि एक का तो गर्दन काट के, हितकोट पहले युद्ध में मर गया, एक की गर्दन काट के लटका दी, एक हाथ में धोती चपले हाथ में लेके भागा है। जाहिर सी बात है अंग्रेज तो आएंगे, और अपने जो साथ वाले विद्रोही थे वो दिल्ली जा चुके हैं। कुशाल सिंह चंपावत ने दिमाग लगाया। कुशाल सिंह चंपावत ने अपने भाई पृथ्वी सिंह को बुलाया कि पृथ्वी सिंह जी इधर आओ। अब पृथ्वी सिंह चक्कर में पड़ गया कि अब तक तो ये पृथ्वी कहता था कुशाल सिंह, आज अचानक से इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? पृथ्वी सिंह जी आप आओ, और मेरा मानना यह है कि अब मेरे बुढ़ापा आ चुका है, मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूं। आज से आउवा का पूरा ठिकाना आपका, आज से ठिकानेदार बनो आप, और मैं जा रहा हूं थोड़े दिन घूमने। आउवा, ये मेजर होम्स आया, उससे पहले आउवा की जिम्मेदारी संभला गया पृथ्वी सिंह को, और कुशाल सिंह चंपावत चला गया सलूम्बर के रावत केसरी सिंह की शरण में। सलूम्बर के रावत थे केसरी सिंह। अब साहब कुशाल सिंह चंपावत आ चुका है केसरी सिंह के पास, इधर पीछे आउवा में बैठा हुआ है पृथ्वी सिंह। अब मेजर होम्स जो सेना लेकर आया है, मेजर होम्स को पता ही नहीं है कुशाल सिंह चंपावत कौन है। जैसे ही मेजर होम्स ने अटैक किया, आउवा के किले पर अधिकार किया, पृथ्वी सिंह सामने दिखा, तो पृथ्वी सिंह को कुशाल सिंह चंपावत समेत समझ के इस गरीब को लपेट दिया था। इस गरीब का कोई लेना देना नहीं था। मेन कांड किया था कुशाल सिंह चंपावत ने, लपेटे में आ गया पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह को बोलने का मौका नहीं मिल रहा, कान पे दे चाटे। अंग्रेजों ने इसको इतना पीटा, पिटने के बाद आखिर में कह रहा है कि भाई मेरी सुन तो लो यार, मैं कुशाल सिंह चंपावत नहीं हूं, मैं तो उसका भाई हूं, और मुझे यहाँ का ठिकानेदार नियुक्त करके गया है,
मुझे लगा कि आज बहुत दिनों बाद ये पद अपने हाथ में आया है। मेन क्रिमिनल जो है वो आहुआ में नहीं है। तो आहुआ के किले पर अधिकार कर लिया मेजर होम्स ने, आहुआ पर अधिकार, किले को तोड़ दिया। और यहां से जो मूर्तियां मिली, जैसे एक आहुआ कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी, नाम था उनका सुगाली माता, क्रांति की देवी भी कहते हैं इनको। इस सुगाली माता की जो मूर्ति थी, 10 सिर वाली मूर्ति थी, 10 सिर और 52 54 जाने कितने हाथ थे इनके इस मूर्ति में, ये 10 सिर और 54 हाथ। ये मूर्ति भी उठा के ले गए और ये मूर्ति फिर मैगजीन के किले में रख दी गई। बाद में अजमेर उठा के ले गए थे। इधर कुशाल सिंह चंपावत केसरी सिंह के पास है। अंग्रेजों ने अल्टीमेटम दिया केसरी सिंह को कि केसरी सिंह या तो कुशाल सिंह चंपावत हमें सौंप दे, नहीं सौंपेगा तो विद्रोहियों को शरण देने के इल्जाम में हम तुझे लपेट देंगे। केसरी सिंह ने हाथ जोड़ लिए। केसरी सिंह ने कुशाल सिंह चंपावत को समझाया कि देखो बना, जाने दो, बीवी बच्चे हैं हमारे भी, आप यहां से जाओ। केसरी सिंह जी के यहां से ये निकल गया। केसरी सिंह से निकलने के बाद कोठरिया के रावत जोध सिंह जी, जो जोध सिंह भी नाम मिलता है 9th क्लास के एनसीईआरटी में, जोध सिंह है, जोध सिंह के पास जाकर ये बाद में रुके, कोठरिया के रावत जोध सिंह के पास। तो पहले सलुम्बर के रावत केसरी सिंह के पास, उसके बाद कोठरिया के रावत जोध सिंह के पास। अंततः 8 अगस्त 1860 को इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और इनकी जांच के लिए कि इनका क्या योगदान था, क्या ये गलत थे या सही थे, इसके लिए एक आयोग बनाया गया। ट्रेंच नामक एक अंग्रेज अधिकारी था। उस ट्रेंच की अध्यक्षता में ट्रेंच आयोग जो है वो गठित किया गया। ठीक है साहब। तो ये आहुआ का विद्रोह और एरिनपुरा की क्रांति ये साथ साथ हमने यहां पर देखी है। इसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत मेन लीड रोल में है। इसके बाद कोटा में विद्रोह हुआ 15 अक्टूबर 1857 को। और कोटा में साथियों जो विद्रोह हुआ था ये वाकई में धनतेरस के दिन हुआ था। धनतेरस को पूजा की थी इनकी, बर्टन और की। यहां 2 लीडर थे सर, एक का नाम है मेहराब खां जो करौली के थे, और एक का नाम है लाला जयदयाल जो मथुरा के थे। मथुरा के थे प्लस ये वकील थे, इनका पेशा जो है वो वकील था, वकालत करते थे ये। तो वकील लाला जयदयाल और करौली के मेहराब खान, इन दोनों ने यहां पर क्रांति का नेतृत्व किया। और अंग्रेजों ने राम सिंह को सूचना दी थी कि आपके यहां विद्रोह होने वाला है, विद्रोही विद्रोह करेंगे, इसलिए सभी सैनिकों को अपने कंट्रोल में रखो। इससे पहले कि राम सिंह जी सैनिकों पर कंट्रोल करते, सैनिकों ने इन पर कंट्रोल कर लिया और राम सिंह जी को कोटा दुर्ग में नजरबंद कर दिया। कोटा के किले में कैद कर दिया राम सिंह जी को, और राम सिंह जी को निकलने ही नहीं दिया। राम सिंह जी को सुबह और शाम केवल 15-15 मिनट के लिए निकाला जाता था कि अपने जो नित्य क्रियाएं वो कर लो और बाकी अंदर चलो। राम सिंह जी को बंद कर दिया साहब। इसके बाद कोटा में विद्रोह की शुरुआत हुई और कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, उस बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। देखो आप, राजस्थान के क्रांतिकारी एक से बढ़ के एक है साहब। आहुआ में सिर काटकर लटकाया जा रहा है केवल किले पर। कोटा वाले एक कदम और आगे, कोटा वाले कह रहे हैं कि हम सिर तो काटेंगे काटेंगे, शहर में और घुमाएंगे। तो पूरे कोटा शहर में घुमाया गया बर्टन का सिर। इसके अलावा बर्टन के जो 2 बेटे थे, ऑर्थर और फ्रैंक, इनको भी लपेटे में ले लिया, ये भी मारे गए। इसके अलावा इस बर्टन के 2 डॉक्टर थे, 2 अंग्रेज डॉक्टर थे, सेडलर और कोटम, ये भी लपेटे में ले लिए गए। तो बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में कोटा में घुमाया गया। ऑर्थर और फ्रैंक जो बर्टन के बेटे थे ये भी मारे गए। सेडलर और कोटम है, इनकी भी हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद विद्रोहियों के दिमाग में एक चीज आई कि जिस प्रकार मेजर होम्स ने आहुआ पर अधिकार किया है, उस प्रकार अब अंग्रेज अधिकारी चुप नहीं बैठेंगे। पॉलिटिकल एजेंट को हमने भी मारा है तो अंग्रेजों की सेना तो आएगी। तो एक काम करते हैं, ये अंग्रेज जो मरे ना, बर्टन मरा, ऑर्थर, फ्रैंक, सेडलर, कोटम,
इन सबकी हत्या का जो इल्जाम है, सबकी हत्या का जो इल्जाम है, क्यों ना इस राम सिंह पर डोल दिया जाए, राम सिंह जी पर डोल दिया जाए। तो अंग्रेज किसको पीटेंगे? राम सिंह जी को पीटेंगे, और हम बाकायदा बरी मारा हमने। लेकिन अब अगर राम सिंह तो हमारे कंट्रोल में है ना, राम सिंह तो हमारे नियंत्रण में है पूर्ण रूप से, कोटा के किले में बंद है। तो 9 शर्तों का एक सूचना पत्र, एक नोटिस तैयार किया, और एक पंडित जी के माध्यम से, मथुरादास मंदिर का जो पुजारी था उसके माध्यम से राम सिंह जी को यह कबूल करना पड़ा जबरदस्ती कि इन अंग्रेजों अधिकारियों की हत्या की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो राम सिंह जी को ऐसा करना पड़ा, फिर भी इनको कोटा के किले से नहीं निकाला गया। कोटा दुर्ग से मुक्त कराने वाला व्यक्ति था करौली का शासक मदन पाल, जिन्होंने राम सिंह जी को इस दुर्ग से बाहर निकाला था। तो ये मदन पाल सिंह जी है, ठीक है। तो मदन पाल सिंह जी कहां के? मदन पाल सिंह जी करौली के शासक हैं। इन्होंने कोटा के शासक को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। बाद में अंग्रेज अधिकारी आता है, नाम है उसका H.G. रॉबर्ट्स, और नसीराबाद के लगभग 5,500 सैनिकों को साथ लेकर कोटा पर अधिकार कर लेता है, और कोटा में क्रांति की जो है वो समाप्ति हो जाती है। तो मेजर होम्स ने आवा पर अधिकार किया और इनपुरा की क्रांति समाप्त हुई, और कोटा में विद्रोह समाप्त हुआ। कोटा पर अधिकार किया H.G. रॉबर्ट्स के द्वारा अधिकार किया गया, ठीक है साहब। तो ये कोटा है। याद रहे, कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो विद्रोह हुआ, सबसे ज्यादा जो मारकाट हुई, सबसे ज्यादा जो इस विद्रोह ने विध्वंसात्मक रूप लिया, तो सबसे ज्यादा विध्वंस कोटा में हुआ साहब। विध्वंस मतलब सबसे ज्यादा मारकाट, सबसे ज्यादा। देखो कितने अंग्रेज अधिकारी मार दिए, बर्टन मार दिया, ऑर्थर फ्रैंक, रॉबर्ट सैडलर, कोटम, सब मार दिए। तो याद रहे, लाला जयदयाल मथुरा के रहने वाले थे और एक वकील थे। ये पूछा हुआ प्रश्न है पटवारी के एग्जाम में। और मेराब खान करौली के निवासी थे। ये प्रश्न आ सकता है, मेराब खान कहाँ का था और लाला जयदयाल कहाँ का था, इस बात का ध्यान रहे आपको। कोटा के बाद आगे देखते हैं, छोटी मोटी क्रांतियां देखते हैं। फिर भरतपुर में 31 मई को, याद रहे 31 मई क्रांति की निश्चित तिथि के दिन राजस्थान में केवल एक जगह क्रांति हुई है, 31 मई को भरतपुर में। भरतपुर में गुर्जर और मेव, क्योंकि वो मेवात वाला एरिया है, तो भरतपुर में गुर्जर और मेव सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया। भरतपुर के जो शासक थे, नाम था उनका जसवंत सिंह जी। ये जसवंत सिंह सेकंड अल्पवयस्क थे ये, इसलिए शासन की पूरी जो बागडोर है वो पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन के हाथों में थी। जसवंत सिंह ने समझाया मॉरिसन को कि आसपास के सभी एरियो में क्रांति हो चुकी है, मॉरिसन जी यहाँ से भाग जाओ, वरना विद्रोही आएंगे, कूटेंगे, फिर आप मुझे कहो कि मुझे विद्रोहियों से छुड़ाओ, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये मॉरिसन जो है वो भरतपुर छोड़कर भाग गया, और शासन किसको संभाला गया? जसवंत सिंह को। तो यहां गुर्जर और मेव सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। उसके बाद भरतपुर के आसपास ही जगह धौलपुर। धौलपुर में देखो साहब क्या हुआ। धौलपुर के शासक का नाम है भगवंत सिंह जी। भगवंत सिंह जी धौलपुर में विद्रोह के लिए जो सैनिक टुकड़ियां आई वो इंदौर और ग्वालियर के विद्रोहियों ने धौलपुर पर अधिकार कर लिया। वहीं धौलपुर के जो नेतृत्व करता है वहां के स्थानीय लोग हीरालाल और राव रामचंद्र, इन दोनों के नेतृत्व में धौलपुर में क्रांति हुई। दूसरा, ये स्थानीय क्रांति इन्होंने की। इंदौर और ग्वालियर के जो सैनिक दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने धौलपुर के शासक भगवंत सिंह जी को किडनैप करके बंदी बना लिया। बाद में पटियाला से एक सेना आई, पटियाला पंजाब से, पटियाला से जो सैनिक टुकड़ी आई उसने इस भगवंत सिंह को मुक्त करवाया क्रांतिकारियों से। तो भरतपुर में विद्रोह, धौलपुर में विद्रोह, और भी राजस्थान में कई अलग अलग जगह पर विद्रोह हुए। तो शुरुआत नसीराबाद से हुई, फिर नीमच के सामने
नीमच के डूंगला गांव की घटना नीमच से रिलेटेड है। फिर वो नीमच के सैनिक जो है वो देवली आए और फिर दिल्ली गए, टोंक आए। उसके बाद एरिनपुरा क्रांति, कोटा क्रांति, भरतपुर, धौलपुर, राजस्थान के पूरे क्षेत्र में क्रांति हुई। अब इस क्रांति में शासकों की क्या भूमिका थी, यहां के शासकों ने क्या क्या भूमिका निभाई, तो एक भी शासक राजस्थान का ऐसा कोई नहीं था जिसने क्रांतिकारियों को साथ दिया हो। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे राजा हमारे साथ नहीं थे, पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के शिक्षित लोग हमारे साथ नहीं थे। जब भी विद्रोह हुआ इस दुनिया में कहीं भी, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, चाहे वो रूस की क्रांति हो, गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है यही अपने अधिकारों को लेने के लिए लड़ेगा। तो ये अमीर वगैरह जो लोग हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, कहीं काम नहीं आते। ये जहां पर लड़ना है, जहां ताकत की जरूरत है, एकता की जरूरत है, वहां हमेशा गरीब आदमी खड़ा मिलेगा आपको। ये नियम है प्रकृति का। तो हमारे राजाओं ने भी हमारा साथ नहीं दिया था, जो बड़े सामंत थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया था, छोटे मोटे सामंत तो खैर साथ थे। जयपुर के शासक है राम सिंह द्वितीय। राम सिंह जी ने तन मन धन से अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए अंग्रेजों ने राम सिंह जी को सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी और कोटपुतली का परगना भी जो है वो इनको गिफ्ट में किया था। तो कोटपुतली जयपुर में कब शामिल हुआ? 1857 के बाद में। राम सिंह जी ने क्या किया था? राम सिंह जी ने यह किया था कि यहां कुछ लोग थे कोटा में, जो जयपुर में जो क्रांतिकारी थे, उनमें विलायत अली, उस्मान अली, और शादुल्ला खान। शादुल्ला खान, ये तीन नाम आते हैं। विलायत अली, उस्मान अली और शादुल्ला खान। इन्होंने जयपुर में क्रांति करने के लिए जो उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको लेटर लिखा था कि हम भी क्रांति करना चाहते हैं। इस बात की सूचना राम सिंह सेकंड को मिली और राम सिंह सेकंड ने इस शादुल्ला खान को जो है वो अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। अंग्रेजों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि यार जयपुर का शासक हमारे साथ है। तो फिर सितार ए हिंद की उपाधि इन्हें दी गई और कोटपुतली का परगना भी इनको दे दिया गया। बीकानेर, जब मैंने बीकानेर पढ़ा तब भी बताया था, ये बीकानेर के सरदार सिंह जी एकमात्र ऐसे शासक थे राजस्थान के जिन्होंने राजस्थान में तो साथ दिया ही दिया, अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजस्थान से बाहर भी अपनी सेना भेजी। और राजस्थान से बाहर कहां भेजी? बाडलू, एक जगह पड़ती है पंजाब में, वहां पर अपनी सेना को भेजा। बताओ आप। और इस बात से खुश होकर टिब्बी परगने के 41 गांव दिए गए साहब। ये मैं बीकानेर में पढ़ा चुका आपको। टिब्बी परगने के कुछ गांव सरदार सिंह जी को मिले। अलवर के विनय सिंह जी, बन्ने सिंह जी, एक ही बात है। आगरा में जब अंग्रेजों को कैद कर लिया गया, आगरा में विद्रोहियों द्वारा अंग्रेजों को किले के अंदर बंद कर दिया गया, तो आगरा दुर्ग में अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी तोपें भेजी और अपनी सेना भेजी अलवर वाले विनय सिंह जी ने। इधर मेवाड़ वालों के तो क्या ही कहने थे। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी थे। डूंगला गांव से जिन अंग्रेजों को बचाकर मेजर शावर्स लेकर आया था, उनको स्वरूप सिंह जी ने अपने यहां जग मंदिर महलों में शरण दी थी। उधर बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह जी, इन लक्ष्मण सिंह जी ने तात्या टोपे का साथ नहीं दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। अब तात्या टोपे कौन थे, कौन नहीं थे, कैसे क्या मामला था, ये हम देखते हैं। तात्या टोपे के बारे में चर्चा करते हैं साहब। तात्या टोपे का जो असली नाम, तात्या टोपे तो उनको प्यार से कहते थे, टोपी लगाते थे तो तात्या टोपे ने कहा जाता था। असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और जो पेशवा नाना साहब थे, उन पेशवा नाना साहब के सेनापति थे। ग्वालियर और झांसी में नेतृत्व किया था। और मेजर ह्यूरोज की सेना से लड़े थे और इस ह्यूरोज ने ग्वालियर पर जब अधिकार कर लिया तो ग्वालियर से ये झांसी आ गए और रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया, झांसी की रानी का। और जब झांसी पर भी ह्यूरोज का अधिकार हो गया, जब रानी मर गई, तो फिर ये राजस्थान की ओर आ गए।
क्रांति बंद नहीं की इन्होंने। ग्वालियर हाथ से निकल गया, झांसी में भी हार गए, फिर भी लड़ने के लिए तैयार है पार्टी। राजस्थान में जब ये आए, तो राजस्थान में जब ये आए थे तो राजस्थान में सबसे पहले भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में आए थे 8 अगस्त 1857 को। इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम कहां आए? तो मांडलगढ़ में आए थे 8 अगस्त 1857 को। 8 अगस्त को जब ये आए, अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त 1857 को इनका युद्ध हुआ। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है कुआड़ा गांव, बनास नदी के किनारे पर एक कुआड़ा गांव। कुआड़ा गांव में मेजर रॉबर्ट्स की सेना के साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध में तात्या टोपे पराजित हुए। यहां से फिर ये नाथ द्वारा आ गए, श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन किए। नाथ द्वारा के बाद ये कोठरिया के राव जोध सिंह की शरण में चले गए। देखो आप, जोध सिंह कितना अच्छा आदमी है। कोठरिया के रावत जोध सिंह जी, इन्होंने तात्या टोपे का भी साथ दिया और पहले कुशाल सिंह चंपावत को भी शरण दी। कोठरिया के बाद ये टोंक आए। टोंक में निसार मोहम्मद या मोहम्मद निसार के द्वारा इनका सहयोग किया गया और बाद में ये झालावाड़ चले गए और झालावाड़ का जो शासक था पृथ्वी सिंह, इस पृथ्वी सिंह को पराजित करके इन्होंने कुछ समय तक झालावाड़ पर अधिकार बनाए रखा। यह प्रश्न कई बार आता है कि तात्या टोपे ने किसे हराकर झालावाड़ पर अधिकार किया था? तो पृथ्वी सिंह को हराकर झालावाड़ पर अधिकार किया था। फिर तात्या टोपे वापस चले गए और सेकेंड टाइम कब आए? दूसरी बार। तो दूसरी बार 11 दिसंबर 1857 को आए और दूसरी बार आए थे ये बांसवाड़ा में आए थे दूसरी बार। फिर बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह जी ने इनका सहयोग नहीं किया तो ये वापस चले गए। अंततः इनका एक दोस्त था मान सिंह नरूका। इस मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों में इस मान सिंह नरूका ने अंग्रेजों को सूचना दी कि तात्या टोपे यहां छुपा हुआ है। ये तात्या टोपे का दोस्त था नरूका, मान सिंह नरूका। इस मान सिंह नरूका ने तात्या टोपे को पकड़वा दिया और फिर अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी, इसे कई जगह शिपरी भी लिखा हुआ है, शिपरी में फांसी दे दी गई साहब तात्या टोपे को। याद रहे कि तात्या टोपे को कब फांसी हुई थी? 18 अप्रैल 1859 को, 1859 को। और किस स्थान पर हुई थी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। शिवपुरी, शिवपुरी में हुई थी साहब। ठीक है, तात्या टोपे किधर नहीं गए थे? तो इधर ये जैसलमेर वाले एरिया में तात्या टोपे नहीं गए थे। अब साहब एक व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है तात्या टोपे के साथ, राजस्थान का एक व्यक्तित्व है, नाम है अमरचंद भाटिया, बीकानेर के रहने वाले थे। अमरचंद भाटिया ने तात्या टोपे को अपना सारा धन देने का प्रस्ताव रखा था। इसीलिए इन्हें 1857 की क्रांति में राजस्थान का भामाशाह के रूप में जाना जाता है। तो क्रांति का भामाशाह कौन है? क्रांति का भामाशाह है बीकानेर का अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया राजस्थान का वो पहला व्यक्ति था कि 1857 की क्रांति में राजस्थान में सबसे पहले अगर किसी को फांसी चढ़ाया गया, देन राजस्थान का मंगल पांडे से कहा जाता है, वो था अमरचंद भाटिया। तो सबसे पहले फांसी की सजा राजस्थान में किसे मिली? वो अमरचंद भाटिया था। इस क्रांति के दौरान अमरचंद भाटिया सबसे पहले मारा गया, इसलिए राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति मंगल पांडे की फांसी से ही शुरू हुई और तात्या टोपे को धन देने की बात की थी, इसलिए क्रांति का भामाशाह भी इसे कहा जाता है। अमरचंद भाटिया बीकानेर के रहने वाले थे। आगे अगर बढ़े तो और भी नाम आते हैं, जैसे डूंगर जी जवाहर जी। डूंगर जी को डूंग जी जवाहर जी के नाम से जाना जाता है। दो भाई थे, डूंग जी जवाहर जी, काका भतीजे, सिक्कर के रहने वाले थे। शेखावाटी ब्रिगेड, मैंने बताया आपको शेखावाटी ब्रिगेड झुंझुनू इसका मुख्यालय था। एग्जाम में आ जाए तो याद रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। शेखावाटी ब्रिगेड के सैनिक थे, रिसालेदार थे वहां के, और अंग्रेजों के प्रबल विरोधी थे। अंग्रेजों के भी विरोधी थे और उन लोगों के भी विरोधी थे जो अंग्रेजों के समर्थक थे। तो ये अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। रॉबिन हुड का काम करते थे, अच्छा काम था। अंग्रेजों को और बड़े अधिकारियों को, बड़े पैसे वालों को लूटा और गरीबों में बांट दिया। बड़े फेमस थे राजस्थान में। जोधपुर और बीकानेर की सेना से संघर्ष करना पड़ा साहब इनको, ये याद रखें आप। ये प्रश्न आया था भी किसी एग्जाम में कि डूंग जी और जवाहर जी ने
किन राज्यों की सेनाओं से संघर्ष करा या युद्ध लड़ा, तो वो जोधपुर और बीकानेर की सेनाएं थी। जब अंग्रेजों ने और जोधपुर बीकानेर की सेनाओं ने इनको चारों तरफ से घेर लिया, तब डूंग जी भागकर चले जाते हैं काकी मेड़ी, एक जगह पड़ती है गिरदड़ा गांव, जैसलमेर में है ये जगह। जैसलमेर के गिरदड़ा में काकी मेड़ी नाम की एक जगह है, उस जगह पर जाकर ये डूंग जी रुकते हैं। उसके बाद जवार जी खेर थट्टा नाम की एक जगह है बीकानेर में, खेर थट्टा बीकानेर, यहां चले जाते हैं। डूंग जी का एक साला था बेरू सिंह डूंग जी को बुलाता है कि जीजा जी कोई बात नहीं, आप मेरे पास आ जाओ, थोड़े दिन बहुत दिनों से भागे भागे फिर रहे हो, दीदी का फोन आ गया था, मैंने जानकारी मिल गई थी, तो आप आ जाओ मेरे पास रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10 दिन 15 दिन एक जब तक आप चाहो तब तक आप मेरे पास रह सकते हो। अब साले पे तो विश्वास करना ही पड़े भाई साले से तो कौन दुश्मनी ले। अब साले पे विश्वास नहीं करते फिर विश्वास करे भी किस पे। साले के पास चले गए, बेरू सिंह के पास। साले ने अंग्रेजों को फोन कर दिया। हाँ, अंग्रेज आए, डूंग जी को उठा के आगरा ले गए, आगरा के किले में कैद कर लिया। इधर पीछे डूंग जी की जो पत्नी है वो नाराज बैठी है, परेशान बैठी है। एक तो अपने भाई से नाराज है कि भाई ने ही मेरा सुहाग उजाड़ने की तैयारी कर ली, अंग्रेजों को पकड़वा दिया। इधर जवार जी पे नाराज है कि डूंग जी जिंदगी भर तुम्हारी सहायता करता रहा, तुम्हारे दोस्तों की सहायता करता रहा, इस जनता की सहायता करता रहा, लेकिन आज डूंग जी आगरा के किले में बंद है और तुम में से कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर रहा कि उनको छुड़ा के लेके आए। और तुमसे कुछ नहीं होता ना तो एक काम करो, ये लो लुगड़ी पहन लो, ये लो चूड़ियां पहन लो और ये लो सिंदूर लगा लो अपने माथे पे। अगर नहीं होता तो चूड़ियां पहन लो तुम लोग, मैं चली जाती हूं, मैं छुड़ा लाती हूं डूंग जी को। जवाहर जी ने कहा अरे इतने नाराज मत हो भाभी, लाएंगे छुड़ा के। फिर डूंग जी जवाहर जी साथ में लेते हैं लोटू जी निठारवाल, ये रिंगस के साथ याद रखना इनका भी, लोटू जी निठारवाल, लोटिया जाट के नाम से फेमस है ये। लोटू जी निठारवाल रिंगस के रहने वाले हैं। लोटू जी निठारवाल ने अपने दोस्तों को बुलाया जो बचपन के दोस्त थे, कर्णा मीणा, साखू लुआर और बाबू नाई। देखो आप कितने अच्छे नाम है, कर्णा मीणा, साखू लुआर, बालू नाई। इनको बुलाया लोट जी ने और आगरा के किले से छुड़वा कर इनको ले आए। बाद में इनकी फिर मृत्यु हो गई। तो ये 1857 क्रांति के समय बड़े हीरो थे डूंग जी और जवाहर जी। ठीक है, अब इस क्रांति के संदर्भ में कुछ एक किताबें लिखी हुई है, ये भी हमें याद रखना है। ये कुछ बुक्स है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकती है। एक किताब है द म्यूटिनी इन राजपूताना। म्यूटिनी का मतलब होता है सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह। म्यूटिनी यानी विद्रोह। द म्यूटिनी इन राजस्थान, ये किताब लिखने वाले व्यक्ति थे प्रिचार्ड, अंग्रेज अधिकारी था। और मैंने आपको बताया था कि साहब जो नसीराबाद की सैनिक छावनी थी, नसीराबाद की सैनिक छावनी, इस नसीराबाद का छावनी सुप्रिटेंडेंट यही था। ठीक है, इसने किताब लिखी थी म्यूटिनी इन राजस्थान। एक मुंशी ज्वाला सहाय, इनके द्वारा लिखी गई द लॉयल राजपूताना। फिर एनएल खड़गावत, नाथूलाल खड़गावत जी के द्वारा रोल ऑफ राजस्थान इन 1857, 1857 क्रांति में राजस्थान का क्या रोल था, इसके बारे में नाथूलाल जी खड़गावत के द्वारा भी एक किताब लिखी गई। आजमाइश नाटक लिखा गया, और आजमाइश नाटक किसने लिखा था? मोहम्मद मुजीब ने, जिसे पता चलता है कि टोंक की महिलाओं ने भी साथ दिया था। इसके अलावा उस समय कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने भी इस विद्रोह की भावना को भड़काया, जनता में एक नए उत्साह का संचार किया। उनमें नाम आता है साहब सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के कवि थे, राजकवि थे राम सिंह जी के समय पर। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वीर सतसई की रचना की गई। और आपको ये पता है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। साहित्य जिस समय लिखा जाता है तो उस समय की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए लिखा जाता है। जैसे कि हम अगर देखें कि सूर्यमल मिश्रण ने ये लिखा, तो सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई जो लिखी, ये वही दौर था जब चारों ओर अंग्रेजों की अराजकता फैली हुई थी और जनता विद्रोह के लिए बिगुल बजा चुकी थी।
साहित्य की अगर बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जो बड़े विद्वान लेखक हुए भारत के, उन्होंने जो गोदान लिखा तो उन्होंने उस चीज को महसूस किया कि किस प्रकार जमींदारों के द्वारा जनता का शोषण किया जा रहा है और अंग्रेजों के द्वारा जमींदारों का शोषण किया जा रहा है। तो साहित्य जो लिखा जाता है वो समाज की तात्कालिक परिस्थितियों को महसूस करते हुए लिखा जाता है। जैसे कालिदास ने उस समय जो नाटक लिखे वो प्रेम आख्यानों पर लिखे, सुखांत नाटक लिखे, ठीक है। तो सूर्यमल्ल मिश्रण के द्वारा वीर सतसई की रचना की गई, इसमें 1857 क्रांति के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इधर बांकीदास जी के बारे में जब अपन ने मारवाड़ पढ़ा और मारवाड़ में मानसिंह राठौड़ पढ़ा, उस मानसिंह राठौड़ के दरबारी विद्वान थे बांकीदास के द्वारा लिखी गई आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, ठीक है साथियों। एक राघोदास और सांदू गोगजी, ये वो कवि थे जिन्होंने राजस्थान में 1857 क्रांति को एक नई ऊर्जा दी, क्रांतिकारियों में एक नई ऊर्जा का संचार इन लोगों ने भरा। तो ये 1857 क्रांति थी। अच्छा, इसकी असफलता के कारण हम देखें तो 1857 क्रांति की असफलता के कई कारण हो सकते हैं। इस क्रांति की असफलता के कारण, अब एक एक करके कई कारण हो सकते हैं। जैसे एक कारण हो सकता है कि साहब हमारे पास कोई योजना नहीं थी, योजना का अभाव था। योजना नहीं थी इसलिए तो हम दिल्ली भाग रहे थे, नसीराबाद वाले, नीमच वाले, एरनपुरा वाले दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली क्यों जा रहे थे? कुछ पता नहीं था, क्योंकि दिल्ली वाले गए थे, मेरठ वाले गए थे दिल्ली, तो एक ट्रेंड बन गया भारत में कि सबको दिल्ली जाना है, एक ये रीजन था। तो योजना नहीं थी हमारे पास, हमें अंग्रेजों को कूटना है, अंग्रेजों को कूट दिया, अब क्या करना है, अब कुछ पता नहीं है। तो ये एक रीजन था। इसके बाद अगर देखा जाए तो साहब हमारे पास कोई लीडर इतने अच्छे नहीं थे। अंग्रेजों के पास बड़े बड़े दमदार लीडर थे, हमारे पास लीडर इतने दमदार नहीं थे। इसके बाद हमारी जो गुप्तचर प्रणाली थी, हम कोई भी योजना बनाते थे वो अंग्रेजों को पता चल जाती थी, उससे पहले अंग्रेज कंट्रोल कर लेते थे। इसके अलावा हमारे पास संसाधन नहीं थे। संसाधन मतलब एक तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं था हमारे पास, पैदल जाना पड़ता था, एक जगह से विद्रोह करके दूसरी जगह पैदल जाना पड़ता। दूसरी बात, हथियार हमारे पास नहीं थे। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, हमारे पास कुछ नहीं था, घूसों से लड़ते थे हम तो। इसके अलावा ये है कि जो शासक वर्ग था, इस शासक वर्ग ने हमारा साथ नहीं दिया। शासक वर्ग के अलावा जो सामंत वर्ग था, जो बड़े सामंत थे, छोटे सामंत तो फिर भी खैर जनता के साथ थे, सामंत वर्ग जो बड़ा सामंत वर्ग था, इसने भी जनता का कोई साथ नहीं दिया। इसके अलावा पढ़े लिखे शिक्षित जो लोग थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, इस शिक्षित वर्ग ने भी हमारा कोई साथ नहीं दिया। तो ये कई कारण थे, इन वजह से हम इस क्रांति में जीत नहीं पाए। लेकिन हालांकि ये क्रांति असफल रही, लेकिन इसके कई परिणाम हुए। परिणाम ये हुए कि एक तो हम अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख गए साहब, आवाज उठाना सीख गए। इन्हीं की बदौलत थी, इसी क्रांति की बदौलत थी कि फिर आगे चलकर जब अंग्रेजों ने परेशान करना बंद नहीं किया तो फिर किसान विद्रोह हुए, जनजाति विद्रोह हुए। भारत में जगह जगह पर लोगों ने अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों से लड़ना शुरू किया। इसका एक ये था कि साहब हिंदू मुस्लिम एकता जागृत हुई, हिंदू और मुस्लिम एकता। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो भारत में अगर देखें तो एक तरफ भारत के नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, तात्या टोपे, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह, तो कई हिंदू लीडर्स थे। वहीं अगर एक तरफ देखा जाए तो अवध की बेगम हजरत महल थी, इलाहाबाद का लियाकत अली था, बहादुर शाह जफर पूरे भारत का मुगल बादशाह था और उसने क्रांति के नेता के रूप में अपने आप को चुना। तो हिंदू और मुस्लिमों का एक बेजोड़ गठबंधन जो है, अटूट गठबंधन जो है, वो यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, हालांकि क्रांति असफल हो गई, लेकिन ये चीजें हम सीखे। इसके अलावा लोगों ने, बाद के जो नेता थे,
चाहे आप अर्जुन लाल सेठी की बात करो, अर्जुन लाल सेठी, या फिर आप बाद में केसरी सिंह बारट की बात करो, इन लोगों को तैयार किया, क्योंकि 1857 क्रांति के कुछ सालों बाद इन लोगों का जन्म हुआ और ये दूसरी पंक्ति के नेता थे। अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करते थे, गरम दल के आदमी थे, तो इस क्रांति से ये प्रेरणा लेते थे और इस क्रांति की घटनाओं को अपने हृदय में संजोकर ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। तो 1857 क्रांति हालांकि पूर्ण रूप से असफल रही और जुलाई 1858 तक तो पूरे अंग्रेजों ने पूरे भारत में जहां जहां क्रांति थी उस क्रांति को समाप्त कर दिया, दबा दिया। लेकिन कुछ महीनों में ये सफल भी रही, जैसे हम अपने हक के लिए लड़ना सीखे, हिंदू मुस्लिम एक साथ है। तो ये 1857 की क्रांति थी। ठीक है साथियों, अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ राजस्थान के किसान और जनजातीय आंदोलनों में बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन की बात करेंगे, राजस्थान के समस्त किसान आंदोलनों की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।